Three most important thing what it needs to be done, checked, or taken care of in any given residential vastu. Yes, Seema ji. The main entrance, the Brahmastan and geopathic stress. आप समझ रहे हैं 20 इयर्स कितना बड़ा लाइफ स्पेन है, इसके लिए वहां पे जितनी गलतियां हैं ना, सिर्फ उसी को ठीक की ना आपने, उसी को, तो यानी 1/3 तो आपका वास्तु वैसे ही ठीक हो गया. Three most important thing what it needs to be done, checked, or taken care of in any given residential vastu. Yes. मेन डोर. Okay. और कौन बताइए? Directions. Okay. Yes, Anita ji. Yes, Seema ji. One by one. So entrance, kitchen, Entrance. entrance, kitchen, Brahmastan. toilet, or bedroom. Entrance, kitchen और Toilet and bedroom. toilet and bedroom. Okay, ठीक है. Yes, Seema ji. The main entrance, the Brahmastan and geopathic stress. ब्रह्मस्थान जियोपैथिक स्ट्रेस. Okay. Yes, Anita ji. Unmute. Unmute. आप म्यूट है. Sir, our entrance gate next to the main entrance and then the Brahmastan. Okay. Yes, Anita ji, बोलिए. The main entrance, Brahmastan and kitchen toilet. किचन टॉयलेट. ओके. यस महेश जी. हाँ सर, फर्स्ट तो डायरेक्शन, सबसे पहले तो फेसिंग क्या है मकान, फिर उसके एंट्रेंस को देखेंगे, फिर उसके अंदर टॉयलेट्स वगैरह को देखेंगे, फिर किचन को देखेंगे और स्टेयर्स को देखेंगे. ओके. तो काफी लोगों ने सही आंसर दिए. तो ऑलमोस्ट यस, इसके अलावा भी और सी बहुत सी चीजें जिसको हमको इंपॉर्टेंस देना है, बट जनरली और मेनली 3 मेन थिंग्स है ना. एनर्जी स्कैन करना ये वो तो ठीक है, वो तो एनर्जी टूल जब हम सीखेंगे तो वो सारा तब करेंगे. इन जनरल अगर कोई भी वास्तु कंसल्टेंट जाता है तो 3 जो मेन चीजों को फोकस करना होता है ना, शायद जो बहुत बार हम नहीं कर पाते हैं या नहीं हो पता होने पे वो स्किप हो जाता है. वो मेन डोर है जो राइटली सबको काफी लोगों ने बताया, किचन जो कुछ लोगों ने बताया तो वो इंपॉर्टेंट है, और थर्ड बेडरूम. ठीक है. लीस्ट इंपॉर्टेंट इज टॉयलेट and least important is then living room, where is going to be my TV, where I'm going to sit and all those things. But वो भी important है, नहीं है ऐसा नहीं है, पर these 3 things, ये 3 चीज क्यों है important, अब वो कौन बताएगा? चलो, why these 3 things? Priority is these 3, उसके बाद फिर next 3 और फिर next 3 ऐसा आएगा. तो फर्स्ट है ना, ये 3 चीज क्यों? यस अनीता जी बोलिए. सर सबसे एंट्रेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारी घर की एनर्जी एंट्रेंस से ही आती है. बरोबर. लेटर ऑन जो फूड एनर्जी सप्लायर होता है घर का वो किचन होता है, जहां से जो हम अगर गलत जोन में खाना बन रहा होगा तो वो हमें गलत इम्पैक्ट देगा. बरोबर. उसके बाद इंसान जो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है अपने घर में वो 7 to 8 आवर्स स्लीपिंग अपने बेडरूम में होता है, इसलिए वो एनर्जी उसको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती है. कितना टाइम हम बेडरूम में स्पेंड करते हैं? 7 to 8 आवर्स. So 7 to 8 hours, and how much percentage of your life? 1/3. यानी 60 साल का आदमी बेडरूम में कितने साल रहता है? 20 साल. तो अब कितना इंपॉर्टेंट है बेडरूम? 60 years person is going to be in his only bedroom spending 20 years. आप समझ रहे हैं 20 years कितना बड़ा लाइफ स्पेन है, इसके लिए वहां पे जितनी गलतियां हैं ना, सिर्फ उसी को ठीक की ना आपने, उसी को, तो यानी 1/3 तो आपका वास्तु वैसे ही ठीक हो गया, और आपका लाइफ 1/3 वैसे ही ठीक हो गया. यानी यहाँ पे एक छोटा मैं आपको एग्जांपल देता हूं. बहुत साल पहले, हाँ ऑफ कोर्स काफी एग्जांपल्स किए, लेकिन ये एक एग्जांपल बहुत पहले किया था और उसमें काफी है ना, मेरे को वो तुरंत वो आज याद आ जाता है. आज भी कभी भी मैं जब केस स्टडीज की बात करता हूं, कम से कम आज से 12 साल पहले है ना, मैंने गांधीनगर गुजरात में एक बंगलो किया था फॉरेस्ट ऑफिसर का. वो जो हस्बैंड वाइफ थे है ना, अमिताभ बच्चन जैसी जोड़ी, 6 फीट हाइट, एकदम स्ट्रांग, ऐसे बिल्ट अप अच्छा था पर्सन का. उनकी वाइफ 5 फीट, जिस बेड पे वो सोते थे, अब वाइफ है 5 फीट है ना, और वो 6 फीट. 3 मेजर एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी लाइंस पासिंग होती थी, एक सर पे से, एक पैर पे से, और पूरी अक्रॉस द बॉडी. तो जो मेन पर्सन थे वो उस जगह पे थे, बाजू में वाइफ थी, दोनों लाइन भी उनके बॉडी के अंदर से बाहर से पास हो रही है,
तो उनको आज भी कुछ नहीं है, और ये पूरे मॉल थे बीमारी के। उनका यहाँ पे ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था जब मैं ऑलरेडी गया था इतने साल पहले तब, है ना, और डायबिटीज होने के कारण, गैंग्रीन थोड़ा सा होने के कारण एक उंगली ऑलरेडी उनकी कट चुकी थी उस समय पे, आज से 12 साल पहले। तो जो भी है ना चीजें थी वो करेक्शन की, हार्मोनाइज किया रेडिएशंस को, क्योंकि खाना क्या खाना, कितना समय सोना, एक्सरसाइज करना कि नहीं, और सारा स्ट्रेस लेवल, फैमिली लेवल, वो तो आपके ऊपर पर्सनल है, वो तो कोई वास्तु कंसल्टेंट वहां पे कुछ नहीं कर सकता है। वास्तु कंसल्टेंट बहुत बहुत तो क्या करेगा, आपके घर के 5 एलिमेंट्स को ठीक करेगा, नेगेटिव रेडिएशन जितने हैं, और उसे अगर पता है कैसे स्कैन करके ठीक करना तो वो करेगा। अदरवाइज ज्यादातर तो वो फिजिकल वास्तु जो उन्होंने सीखा है उसको ठीक करेगा। यस और नो? आगे का सीखा होगा तो वो सारे रेडिएशंस को भी ठीक करेगा। तो मैंने वो सारे किया क्योंकि मैंने सीखा था। तो नॉर्मली डायबिटीज है और गैंग्रीन होता है और एक उंगली कट गई है, तो आगे का सिनेरियो क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? ज्यादातर क्या होता है कंटिन्यूटी में? फिर एक उंगली कट गई है, बरोबर है, तो आगे क्या होगा? और वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। यस सुजाता जी, क्या बोल रहे हैं आप? वो एम्प्यूट करने पड़ते हैं, फिर गैंग्रीन बढ़ता है, वो बढ़ते जाता है, और नॉर्मली एक के बाद दूसरी, तीसरी, और जो नॉर्मली हमने वही सुना है। यस और नो? यस यस। ये केस में क्या हुआ पता है, उनकी एक उंगली कटी थी, करेक्शंस कर लिए थे, अब उसके गेज पट्टी करने के लिए उनको 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। वो 3 से 6 महीने वो लगा उनको वो ठीक होने में। उसके बाद वो अराउंड 10 साल तक वो ही वॉज अलाइव, है ना, अराउंड 72 ईयर्स तक वो थे। बाद में वो एक उंगली के बाद कभी भी आगे उनकी दूसरी उंगली नहीं कटी गई। अब मैंने कोई अलग से उनको कोई सलाह सूचन नहीं दिया, आपको क्या खाना पीना है, क्या एक्सरसाइज कर, वो तो जो करते थे वही करते थे। हाँ, पर ओवरऑल हेल्थ में, बिकॉज उनका मेजर इफेक्ट रेडिएशंस के कारण बॉडी पे आ रहा था, और क्योंकि उस पे कंट्रोल किया गया, हार्मोनाइज किया गया, तो वो बाकी के जितने भी समय थे, उनकी डायबिटीज जितनी भी रही होगी, कम ज्यादा मेडिसिन तो लेते ही थे, वो जो भी रहा, लेकिन और आगे उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ी नहीं। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? वरना नॉर्मली वो गैंग्रीन होने पे वो चीज बढ़ती जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या मालूम है? कि हम मेडिसिन लेते हैं, हम कहीं और जाके ठीक होके वापिस आते हैं, बट वी कम बैक एंड स्टे इन दैट सेम एनवायरमेंट which we have not corrected. Yes or no? And which we are not aware also of correcting it, and therefore those same thing repeat in our life. Yes or no? तो वहां पे जब हम काम करते हैं, और फिर उसके अलावा जब हम खुद पे काम करते हैं, मेडिसिन से, मेडिटेशन से, या फिर है ना योगा से, आयुर्वेद से, होम्योपैथिक से, तो वो ज्यादा इफेक्ट दिखता है। क्योंकि मेजर जो रूट कॉज रेडिएशन का 24/7 365 डेज आपकी बॉडी उसको झेलती है कंटिन्यूसली, एक लेवल के बाद उसका थ्रेशोल्ड खत्म हो जाता है और फिर वो गिव अप कर देती है। तब ये रेडिएशंस तो वैसे ही पड़े हैं ओवरटेक करने के लिए। वो तो सिर्फ देख रहे हैं कि आप में कितनी इम्यूनिटी पावर है। किसी को 2 साल, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, मे बी किसी को 20 साल। क्योंकि समझो बहुत बार क्या होता है कि कोई बंदा है बिजनेस में और ट्रैवलिंग करता है रेगुलरली, तो उसको इफेक्ट ज्यादा होगा कि कम? कम होगा, बट नेचुरली। क्यों? क्योंकि थोड़ा ज्यादा समय 50%, 80%, 20% वो बाहर बिता रहा है बार बार, तो वो क्या कर रहा है, पैटर्न ब्रेक हो रही है उसकी ऑटोमेटेड। लेकिन जो वहीं पे टाइम बिता रहा है उसको जल्दी इफेक्ट आता है। और एज फैक्टर, एक बच्चा है तो उसको ज्यादा समय लगेगा, और ऑलरेडी 40 क्रॉस हो गया, उसको ज्यादा इफेक्ट जल्दी आएगा। और 60 क्रॉस किया हुआ बंदा सोएगा तो और फास्ट होएगा, क्योंकि वैसे ही उनकी रिकवरी भी कम हो जाती है ना। तो इनकी भी तो रिकवरी कम ही थी, लेकिन इफेक्ट रूट कॉज पे काम किया। बॉडी पे जो 24/7 रेडिएशन का बम्बेंडमेंट आ रहा था वो हार्मोनाइज्ड हो गया। तो नॉर्मल बॉडी ने फिर थोड़ा अपना हीलिंग किया, जो मेडिसिन ले रहे थे, फिर और कुछ किया होगा, 10 साल तक दूसरी उंगली उनकी नहीं कटी।